Hello and welcome back in another video of DFCCIL जूनियर मैनेजर। इस वीडियो में हम जूनियर मैनेजर DFCCIL चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई किया हो, चाहे ऑपरेशंस एंड वीडी में अप्लाई किया हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग में, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपने देखा होगा कि पेपर का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें जो 24 क्वेश्चन आएंगे वो जनरल नॉलेज से 12 क्वेश्चन होंगे। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के और 9 से 10 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के, और जो बचे 12 क्वेश्चन होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग के होंगे। यानी कि 24 क्वेश्चन जो आएंगे पार्ट फर्स्ट में पेपर के, वो चाहे आप किसी से अप्लाई किया हो, ऑपरेशंस एंड वीडी में, मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियरिंग में, सभी में कॉमन है। इसीलिए मैंने थंबनेल में ये चीज़ लगाई हुई है। और यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसमें जो जीके का पोर्शन है, जनरल नॉलेज का पोर्शन है, वो भी यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। तो ये एक मॉडल पेपर मान के आप चलिएगा और सही से इसके आंसर लगाइएगा, और जो भी आपका स्कोर रहा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सेलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर, द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और जिनको दिक्कत हिंदी में हो रही है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और जिनको जो है हिंदी में हो रही है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला सवाल आपसे पूछा गया है। यहाँ पर पहला सवाल आपका है कि द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्या है क्योटो प्रोटोकॉल? ये क्या है कि ये जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और यूएनएफसीसी से संबंधित है। किससे? यूएनएफसीसी, इससे संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और ये एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। कौन सी? ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक और सवाल एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। एक तो ये हो गया क्योटो प्रोटोकॉल, और एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर से संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित है। आपको इनमें अंतर याद रखना है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये ओजोन लेयर से संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम एनालाइज करेंगे, एक एक सवाल को आपको विद ऑप्शन जो भी हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे आपका जो जीके है वो आपका इसी तरह तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? निम्न में कौन सा देश यूरोपीय संघ ईयू का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूरोपियन यूनियन कंट्री। तो यूरोपियन यूनियन आपने इसके बारे में सुना होगा। इसमें 27 टोटल कंट्री बचे हैं। बचे हैं का मतलब आपने सुना है ब्रेग्जिट, यहाँ से ब्रिटेन जो है अलग हो चुका है। टोटल 28 कंट्री थे, तो प्रेजेंट टाइम में 27 बचे हैं क्योंकि ब्रिटेन यहाँ से जा चुका है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा इसका सदस्य नहीं है, तो तुर्की जो है, तुर्की इसका सदस्य नहीं है, आपको याद रखना है। और साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यूरोपीय यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम है, बेल्जियम में है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर अगला, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो वायुमंडलीय दाब है उसको मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? तो आपको इसका पता होगा आंसर, बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज करते हैं किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। इसके साथ जो ऑप्शन दिए हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तो डेसिबल मीटर की बात करें तो इससे जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापते हैं, मतलब साउंड की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल मीटर से। नेक्स्ट हर्ट्ज की बात करें तो ये तरंग की गति को मापता है। एनीमोमीटर की बात करें तो ये जो है एयर की वेलोसिटी को नापता है, यानी कि वायु की गति को मापता है एनीमोमीटर। चलिए अगला सवाल देखिए, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी धरती की बाहरी परत कौन सी है? ये सवाल आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये नहीं लिखा है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। समझ रहे हैं ना? तो अर्थ का जो है आउटर मोस्ट लेयर आपसे पूछा गया है, ना कि एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का।
तो समझ रहे हैं ना, ये वायुमंडल से संबंधित है, ये भी वायुमंडल से, ये भी वायुमंडल से। एक ही यहाँ पे ऑप्शन ही बचता है, लिथोस्फीयर थलमंडल, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है किसका, अर्थ का। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, विच इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन इंडिया। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में, आपको पता है, जिसको इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन के सिवान है। आगे देखिए अगला सवाल, अगला प्रश्न है, द फियर ऑफ द फेलस वर्शिप वाज रिप्लेस्ड इन द वाई इट्स रिकॉग्निशन एज एन ऑफिशियल रिचुअल। तो यहाँ पर वेद के बारे में पूछा गया है कि जो है लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर है यजुर्वेद, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यजुर्वेद में जो है ये बताया गया है। अब यहाँ पर वेदों की बात की गई है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दिए देता हूँ चारों वेदों का। 4 वेद हमें पता है आपको लोगों को। पहला कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ से कुछ प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक ऑप्शन एनालाइज करते हुए चलूँगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप लोग जो हैं, आपने जीके जीएस तो पढ़ा नहीं होगा, तो अभी आपने शुरू किया होगा कुछ लोग। अब ये चीज़ें जो 10th 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत सरल लग रही होंगी, समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों के लिए जो है ये चीज़ें थोड़ी कठिन लग रही होंगी। फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं, 24 में 24 लाने का हमारा वादा है, वो आपके 24 में 24 आएंगे पेपर के पार्ट फर्स्ट में। तो ऋग्वेद में कुछ प्रश्न बनते हैं, वो आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं होत्र, जो ऋग्वेद को पढ़ता है जो ऋषि, उसको कहते हैं होत्र, ध्यान रखना है। और गायत्री मंत्र पूछा जाता है किस वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। और चतुष्वर्ण जो समाज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिनको कहते हैं, वो भी ऋग्वेद में, उनका भी वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। तो ये प्रश्न बनते हैं ऋग्वेद से। सामवेद की बात करें तो सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहलाता है। सामवेद, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके पढ़ने वालों को कहते हैं उद्रात्र। क्या कहते हैं, उद्रात्र। इसके पढ़ने वालों को कहते हैं भारतीय संगीत का जनक। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, किस वेद को कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। नेक्स्ट वेद देखिए, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में अगर बात करें तो इसके पढ़ने वालों को कहते हैं अधर्व। और ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। लास्ट वेद है अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। और इससे 2 प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। पहला प्रश्न, कन्याओं के जन्म की निंदा जो है यही वेद करता है। पूछा जाता है कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। और दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिए जो वेदों से बनते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, द लास्ट बैटल फोर्ट एंड वन बाय किंग अशोका वाज। राजा अशोक द्वारा लड़ा गया और जीता गया आखिरी युद्ध कौन था, तो आपको पता है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो था वो उनके द्वारा आखिरी युद्ध था। राजा अशोक द्वारा लड़ा गया, 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 261 ईस्वी पूर्व, डेट भी आपको याद रखनी है, कभी कभी पूछ दी जाती है, 261 ईस्वी पूर्व। और ये एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में के 13वें शिलालेख में है। किसमें, 13वें शिलालेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन। इस युद्ध में बहुत ज़्यादा जो है लोग मारे गए, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद उसने युद्ध से त्याग दे दिया और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था इसी युद्ध के बाद। आगे देखिए अगले प्रश्न की तरफ, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस इनमें से किस स्थान पर स्थित है, तो देवास में आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। अब आरबीआई की बात की गई तो आरबीआई के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर। और इसका नेशनलाइजेशन यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है कि एसबीआई का जो नेशनलाइजेशन कब हुआ था और आरबीआई का, तो आरबीआई का हुआ था नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 और एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जुलाई 1955। तो यही थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, 1 जनवरी की बात की जाएगी तो वो आरबीआई की बात होगी, 1 जुलाई की बात की जाएगी तो वो एसबीआई की होगी। आपको पता है एसबीआई का जो नेशनलाइजेशन जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। और इसका पहले नाम कौन था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, किसका, एसबीआई का। तो यहाँ आरबीआई की बात चल रही है, तो मैंने बता दिया जो भी आरबीआई के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अब इसके अलावा 6 और प्रिंटिंग प्रेस हैं आरबीआई की, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे बैंक नोट प्रेस देवास, एक तो ये हो गया। इसके अलावा और भी, वो भी आप याद कर लीजिए। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, करेंसी प्रेस नोट नासिक, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद,
और साबनी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर में भी इसके जो हैं प्रिंटिंग प्रेस हैं। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। आगे चलते हैं। संगमरमर के खनन के लिए भारत में प्रसिद्ध है, तो मकराना जो है ये संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब ये मकराना है कहाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान के नागौर जिले में ये मकराना है जो संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे सवाल की तरफ देखते हैं। इन 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी 1885 में, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनको शॉर्ट में कहते हैं AO ह्यूम, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से सवाल एग्जाम में बनते हैं, आपके एग्जाम में भी 100% बनेगा। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। पहला तो यही कि आपको याद रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? AO ह्यूम ने। अब इसके अधिवेशन से संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहले अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था 1885 में ही। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये आपको याद रखना है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो पहला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने तीसरा जो अधिवेशन हुआ था 1887 में, इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और पूछा जाता है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। पूछा जाता है पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो पहली बार वंदे मातरम जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। ये आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल जो पहली बार के ज़्यादातर सवाल आते हैं वो कलकत्ता अधिवेशन में ही हुए हैं। एक ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं। मैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बता रहा हूँ कि सभी चीज़ें जो है कलकत्ता अधिवेशन में हुई हैं। एक ट्रिक के तौर पर, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, ज़्यादातर जो प्रथम बार हुई हैं वो कलकत्ता अधिवेशन में हुई हैं। जैसे पहली बार वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी ने। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग ये भी कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन की बात करें तो 1907 में सूरत में हो गया था, और उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। पहली बार जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट आपको याद रखना है, और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। सबसे युवा की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और एक और पूछा जाता है महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो आपको याद रखना है एक अधिवेशन 1924 में हुआ था बेलगांव कर्नाटक में, उसकी अध्यक्षता सिर्फ एक बार की थी 1924 में महात्मा गांधी ने। एक और सवाल पूछा जाता है आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है JB कृपलानी। ये इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बताया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो ठीक है, आपको याद हो गए होंगे ये सब चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के मेले के अवसर पर लोगों कहाँ पर इकट्ठा हुए थे? तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठा हुए थे। क्यों इकट्ठा हुए थे? क्योंकि एक एक्ट आया था जिसको रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। रोलेक्ट एक्ट आया था, और इसी को कहते हैं बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। किसको? रोलेक्ट एक्ट को। इसी अधिनियम के तहत जो है, इसमें क्या हुआ था कि जो पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में ये लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में, वहाँ एक सभा का आयोजन कर रहे थे। तो उसी समय जो है जनरल डायर पूरा नाम याद रखना है, जनरल ओ डायर ने जो है गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। तो बहुत से लोग उसमें मारे गए थे। और इसी में एक सवाल और बनता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है इसी में त्याग दी थी, वापिस कर दी थी। ठीक है, तो ये भी आप एक सवाल याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला सवाल है इन इंडिया ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? डेयरी प्रोडक्ट से, दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड। चलिए आगे देखिए। अब रीजनिंग के सवाल शुरू होते हैं। इससे पहले के जो 12 सवाल थे वो मैंने जनरल नॉलेज के लिए थे, करंट के क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया था। आगे आने वाले वीडियोज में हम करंट के 1-2 सवाल शामिल करेंगे, क्योंकि 2 से 3 सवाल आपके करंट के पूछे जाएंगे और 9 से 10 सवाल जीके के रहेंगे। और आगे के जो सवाल हैं वो 12 वो आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग के हैं।
तो चलिए पहला सवाल आप देखिए क्या है। एक कूट भाषा में, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जिसको जिसमें कंफर्टेबल लग रहा है वो उसमें पढ़ सकता है। यहाँ दोनों में, दोनों लैंग्वेजेज में दिया गया है। तो एक कूट भाषा में बिगेस्ट को ये लिखा जाता है, किंगस्टन को ये लिखा जाता है, ट्रिक्स को ये लिखा जाता है। तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए बिगेस्ट को ये लिखा जा रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो वोवल हैं होते हैं ना, एक तो होते हैं वोवल, आपने सुने होंगे ना, ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। तो इनमें देखिए इन्हीं को हटा दिया गया है। इनको जब ध्यान से देखेंगे इन्हीं को हटा दिया गया। यहाँ से आई काट दिया गया है, ई काट दिया गया है, ये बन गया है। इसी प्रकार यहाँ से आई हटा दिया गया है, ओ हटा दिया गया है, ये बन गया है। तो वोवल्स को हटा दिया गया है फिलहाल में। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसमें कोई वोवल है ही नहीं, तो इसका जो आंसर यही रहेगा। समझ रहे हैं ना, वोवल जो है ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हटाया गया है, जबकि इसमें कोई वोवल है ही नहीं, तो इसका जो है आंसर यही रहेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 में किसी रूप में समानता है और इसलिए वो एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह में शामिल नहीं है। तो देखिए इस समूह में कौन सा शामिल नहीं है, 3 जो हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं। तो एक, अगर ध्यान से देख रहे हो तो आपने क्लिक कर लिया होगा इसका। देखिए ये 1 का घन 1 होता है, ये 50 का घन, ये घन रखे हुए हैं, ये 50, ये 13, जो ये है ये किसी संख्या का घन नहीं है, किसी संख्या का क्यूब नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए, ये रीजनिंग के सिंपल से सवाल हैं, आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और आ जाएंगे। सिंपल से हैं। देखिए एक कूट भाषा में इसको जो है इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है। तो इसको पूछा गया कितना लिखा जाएगा। तो इसको सिंपल सा लॉजिक आप देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं। इससे जो 84 बनाए गए होंगे, सीधी सी बात है, इनके अंकों का योग किया गया होगा। अगर गुणा किया जाता तो बहुत ज़्यादा आना चाहिए था, इसके भी अंकों का जो है योग किया गया होगा। तो इसी प्रकार इसके कर दीजिए। इसको लिख लीजिए, एक्स कौन से नंबर पे आता है, 24। अब ये आपको याद होना चाहिए कौन सा जो है अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। तो एक्स 24 पे आता है, ई 5 पे, आर 18 पे, ई 5 पे, एक्स 24 पे, ई 5 पे, यस आता है 19 पे। इसको जोड़ देंगे, आपके पास आंसर आपका आ जाएगा 100। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था। आगे देखिए, ये एक सवाल है, कुछ आदमी शेर हैं, सभी लोमड़ियाँ शेर हैं। तो इसको इस तरीके से हल करते हैं, सभी लोमड़ियाँ क्या हैं, शेर हैं। ठीक है, तो हम शेर को, लोमड़ियों को फोक्स से लिख देते हैं। देखिए दोबारा बना लेते हैं, सभी लोमड़ियाँ शेर हैं। तो सभी फोक्स जो हैं वो लाइन है। और कुछ आदमी शेर हैं, कुछ आदमी जो हैं शेर हैं। तो यहाँ से कुछ आदमी हो जाएंगे, यहाँ आदमी को मैन से लिख देते हैं। बस ये इसका फिगर बन गया। अब आप आंसर दे सकते हैं। निष्कर्ष पढ़िए, कुछ लोमड़ियाँ आदमी हैं, कुछ लोमड़ियाँ आदमी। देखिए फोक्स और मैन का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता है। कुछ शेर आदमी हैं, कुछ देखिए लाइन मैन हैं, ये थोड़ा काट रहा है, कुछ हैं, यानी कि ये सही हो जाएगा। सभी शेर लोमड़ियाँ हैं, सभी लाइन जो है लोमड़ियाँ हैं, बिल्कुल नहीं है। सभी फोक्स जो हैं, सभी, ये उल्टा इसमें बोल दिया गया, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है सिर्फ दूसरा जो है निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सवाल लगाने हैं। अगला देखिए, यदि पी को भाग क्यू को गुणा आर को प्लस और एस को माइनस से प्रदर्शित किया जाए तो इसका आंसर पूछा गया। तो कुछ सिंपल सा सवाल है। देखिए क्यू की जगह पे गुणा कर दीजिए, पी की जगह पे भाग कर दीजिए, आर की जगह पे प्लस कर दीजिए, एस की जगह पे माइनस। तो पहले नंबर पे इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है बॉड मॉस का रूल लगेगा। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर है नहीं, उसके बाद सॉल्व करते हैं वही जो आपको पता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखिए इसमें डिवीजन कर लेते हैं, इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार में चला जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 18 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 54। कितना आ जाएगा, 54। अब डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, अब क्या होगा, एडिशन होगा। तो एडिशन देखिए कहाँ पे ये चिन्ह रहा, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 59, 59। अब सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ये रहा, यानी कि 6 इसमें से घटा देंगे, आपके पास आंसर 53 आ जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आगे देखिए, युग्म चुनें जिनकी संख्याएं दिए गए युग्म की भांति आपस में संबंधित हैं। 19 का स्क्वायर होता है 361। इसी प्रकार देखिए कोई स्क्वायर रखा होगा, देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो ये रीजनिंग के सिंपल से सवाल हैं, यही आपके सिंपल से सवाल ही आएंगे, कोई कठिन सवाल नहीं आपके एग्जाम में आएंगे। बस इसका आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। 24 में 24 की गारंटी लेते हैं आपके आएंगे। पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी मैनेजरियल पोस्ट में आपने अप्लाई किया हो, सभी मैनेजरियल पोस्ट में जो पेपर का पार्ट फर्स्ट है, जो 24 क्वेश्चन है वो कॉमन है। किसी भी मैनेजरियल पोस्ट की बात कर रहे हैं, चाहे ऑपरेशन एंड बीडी में, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर में, सिविल इंजीनियर में, किसी में भी। चलिए अगला देखिए, दी गई श्रेणी में अंतिम 2 पद क्या होंगे। तो इनमें देखिए कोई एक
देखिए इसमें क्या बन रहा है, आप देख लीजिए, आप देख के इसमें बता सकते हैं। देखिए 2 से 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के बाद क्या आएगा 32। तो जिसमें शुरुआत में 32 है भाई इसका आंसर आ जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ये दो, अब इन दो में से छांटना पड़ेगा। इसका मतलब है अब जो दूसरा है इसमें भी रिलेशन बांट छांटना पड़ेगा। तो 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। तो यानी कि यही इसका आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं। तो ये सीरीज वाले सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर रीजनिंग के हैं, वहीं से सवाल आएंगे, आपको पूरी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इस तरीके से कुछ मैं अलग से आपको कुछ टॉपिक नोट करा दूंगा, वहीं से सवाल आएंगे, पूरी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए। ये देखिए क्या है, दिया गया है कुछ कप मोप हैं तथा सभी मोप होंठ हैं। तो इसको बना लीजिए उसी तरीके से। बोल रहा है कि सभी मोप जो हैं वो क्या हैं, होंठ हैं। ठीक। अब बोला कुछ कप जो हैं मोप हैं, तो कुछ कप जो यहाँ से बना लेते हैं, कुछ कप मोप हैं। अब पढ़ लीजिए, कुछ मोप होंठ नहीं है, कुछ मोप होंठ नहीं है। क्यों नहीं है, सभी मोप होंठ हैं। सभी जब होगा तो कुछ तो होगा ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये तो हो नहीं सकता। कुछ मोप कप हैं, कुछ मोप कप हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए कुछ मोप कप हैं, ये सेकेंड वाला सही है। अब तो गलत हो ही जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। सभी होंठ कप हैं, सभी होंठ कप कहाँ से हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। आगे सभी होंठ मोप हैं, सभी होंठ मोप हैं, ये भी नहीं होगा। तो फिलहाल में आपका आंसर जो है ऑप्शन बी इसका सही चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, यदि बीते कल से पहले वाला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब पड़ेगा। आप इसको देखिए, लॉजिक अपना लगाइए, इसको लगा सकते हैं। सिंपल सा सवाल है कैलेंडर का। तो बीते कल से पहले वाला दिन बृहस्पतिवार है, तो बीते कल से पहले वाला दिन बृहस्पतिवार है, तो कल क्या होगा, आप कहेंगे शुक्रवार। आज क्या होगा, आप कहेंगे शनिवार। सवाल कह रहा है रविवार कब पड़ेगा, रविवार कल पड़ेगा, टुमारो को पड़ेगा ना, समझ रहे हैं ना। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे देखिए, नीचे दिए गए संगठन एक पृथक वर्ग को दर्शाते हैं, निम्नलिखित में से एक वर्ग से संबंधित नहीं है, उसको आपको छांटना है। तो आप देखिए सार्क, WHO, यूनिसेफ, IMF, इनको आपको एक अलग है, तो यही अलग है। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म होता है, क्यों अलग है ये भी आप पहले जान लीजिए। सार्क जो है 8 देशों का समूह है, और जो बचे हुए हैं ये जो हैं एक वैश्विक, ये सभी वैश्विक संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सभी। WHO, IMF, यूनिसेफ, ये जो है 8 देशों का, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन 8 देशों का, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसमें जो है 8 कंट्री शामिल है, किसमें, सार्क में। उठ 8 कंट्री को आपको याद रखना है, एग्जाम में आपके जीके में हेल्प करेगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो एक ट्रिक आपको याद रखनी है, MBBS पिना, MBBS पिना, ये 8 कंट्री हैं सार्क में। इनका मतलब समझ लीजिए, M फॉर मालदीव, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, A फॉर अफगानिस्तान। ये 8 कंट्री हैं सार्क में। मैं इसलिए इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये जीके का पोर्शन है, यहाँ से आपके जीके का सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए WHO के बारे में देख लिए। WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए आपको पता है 7 अप्रैल को जो है स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड जो हैं टेड्रोस हैं। यूनिसेफ की बात की जाए, इसका फुल फॉर्म है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड हैं हेनरिटा H4, हेनरिटा H4 जो यूनिसेफ की प्रेजेंट टाइम में हेड हैं। IMF की बात की जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। प्रेजेंट टाइम में इसकी MD हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है, IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, गीता गोपीनाथ, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। तो ये हमने इनको एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल सही तरीके से। तो ये हमारे थे 24 क्वेश्चन मैंने बनाया था एक मॉडल पेपर टाइप का। अच्छा कैसा लगा वो हमें बताइए। मैंने अपनी तरफ से सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है, चाहे जीके का रहा हो, चाहे रीजनिंग के सभी जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर हैं उनको मैंने टच किया है, और आने वाले वीडियोज में जो बचे हुए हैं उनको भी हम टच कर लेंगे। जैसे डाइस का क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल नहीं किया, कैलेंडर का कर लिया था, ना तो क्लॉक का किया था। अब एक वीडियो में सभी तो नहीं किया जा सकता है, आगे आने वाले वीडियोज में हम सभी को शामिल कर लेंगे, जो भी चैप्टर बचे हैं हमने, चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके हो। ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए, और उसके बारे में अपना फीडबैक दीजिए, पेपर कैसा था, ये 24 क्वेश्चन कैसे लगे आपको। तो इसी तरीके का आपके 24 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। किसी भी मैनेजर पोस्ट से आपने अप्लाई किया हो, चाहे एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव वाले आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप में भी जनरल अवेयरनेस, जनरल जीके का एक सेक्शन है, उसमें ये हेल्प करेगा। और मैनेजर वालों के लिए तो ये बनाया ही जा रहा है, उनके लिए तो ये स्पेशली बनाया गया है।
तो अपना फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।